गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी नातेदारी शब्दावली की। आज इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे नातेदारी शब्दावली का क्या महत्व है। जैसे कि आपने देखा, वर्गात्मक और विशिष्टात्मक शब्दावलियों का बात हमने की थी। उसके अलावा क्रोवर और लोवी ने भी कुछ 6 प्रमुख और 3 गौण कसौटियों की बात की थी। इसमें मानव शास्त्र में जो है नातेदारी के अध्ययन का क्या महत्व है, इसे स्पष्ट करने के लिए अलग अलग जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने अपना जो विचार हैं वो दिए हैं। जैसे मार्गन है, वो परिवार और विवाह की उत्पत्ति और उद्विकास को जानने के लिए नातेदारी शब्दावली को आधार मानते हैं। कि वो देखते हैं कि विवाह और परिवार की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से नातेदारी शब्दावली के ऊपर आधारित करके उन्होंने देखने की कोशिश की है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के संबंधियों को एक ही वर्ग में रखना, एक ही संज्ञा से संबोधित करना, इस बात का सूचक है कि आदिम समाज में सेक्स कम्युनिज्म या कामाचार की स्थिति रही होगी। उसी से विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए आज एक विवाह और एक विवाही परिवारों का उद्विकास हुआ है। यानी कि परिवार और विवाह की उत्पत्ति को वो इस आधार पर देखते हैं कि उस समय जो है स्त्री और पुरुष के रिलेशन जो हैं वो स्पष्ट नहीं थे। इस आधार पर वो वर्गात्मक संज्ञा की बात को परिवार और विवाह के उद्विकास की अवस्था मानते हैं। एक समूह की समस्त स्त्रियों को बच्चों की माता की संज्ञा से और एक समूह के समस्त पुरुषों को पिता की संज्ञा से पुकारना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एक समूह की समस्त स्त्रियां दूसरे समूह के समस्त पुरुषों की पत्नियां होती थी। माता और पिता शब्दों का इतना विस्तृत प्रयोग समूह विवाह के पाए जाने वाले रूप को ही व्यक्त करता है। वर्गात्मक व्यवस्था हमें संसार के सभी समाजों में देखने को मिलती है, जो इस बात की संभावना प्रकट करती है कि उसकी उत्पत्ति किसी सर्वव्यापी सामाजिक विकास की अवस्था में हुई है और यह सर्वव्यापी व्यवस्था समूह विवाह की ओर इंगित करती है। इसी में डॉक्टर रिवर्स का कहना है कि नातेदारी की विभिन्न संज्ञाएं उन सामाजिक प्रकारों की सूचक हैं जो इन शब्दों में आने से पूर्व भी प्रचलित थी। जैसे कि भारतीय जनजातियों में विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के लिए मामा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो इन व्यक्तियों के विशिष्ट सामाजिक कार्यों को निर्दिष्ट करता है। यानी कि एक संबंध संज्ञा को पुकारने का तात्पर्य डॉक्टर रिवर्स का कहना है उन प्रकारों की पूर्ति करना जो उस वर्ग के व्यक्ति करते हैं। उराव लोगों में टाची शब्द पिता की बहन, मामी, मौसी और सास के लिए प्रयोग होता है, जो कि विषम लिंगीय सहोदर विवाह और शाली विवाह का सूचक है। उसके अलावा मैक्लेलन ने मार्गन पर उस शब्दावली में अत्यधिक विश्वास का आरोप लगाया है जिसका कि जैव के संबंधों से किसी दशा में कोई सरोकार नहीं है। यानी कि वो ये नहीं मानते कि अगर हम एक वर्ग के लोगों को माँ या पिता कहते हैं तो उससे कोई जैव के संबंध है। वे संज्ञा व्यवस्था को संबोधन शब्दों की तालिका मात्र मानते हैं। यानी कि एक सूची है जो संबोधन करने के लिए, और उसके आधार पर परिवार या विवाह की उत्पत्ति को ढूंढना उचित नहीं है, ऐसा मैक्लेलन का मानना है। उसके अलावा क्रोवर और अन्य विद्वानों का मत है कि वर्गात्मक संज्ञाएं विशेष संयोजनों के बीच समानता
बोध पर आधारित है, यानी कि उन सभी स्वजनों को जिनको हम एक नाम से पुकारते हैं एक समानता का सूचक है। उन्होंने मात्र नामवादी व्याख्या दी है, अर्थात ये संज्ञाएं नातेदार का परिचय देने के उपकरण हैं, अतः इनसे कोई गंभीर अर्थ निकालना नहीं चाहिए। ये बात भी हो सकती है कि एक भाषा के कम या अधिक विकसित होने पर उसका शब्द भंडार भी कम या अधिक हो सकता है, अतः उस भाषा में भी उसी के अनुसार कम या अधिक वर्गात्मक संज्ञाएं हो सकती हैं। उसके अलावा एंड्रू लैंग का मत है कि वर्गात्मक संबंध संज्ञा प्रतिष्ठा, सम्मान और कर्तव्य की द्योतक हैं, न कि रक्त संबंध और विवाह की संबंध की। डॉक्टर रिवर्स भी लैंग के इस मत की पुष्टि करते हैं। अतः वर्गात्मक संज्ञाएं सम्मान के अंशों को दर्शाने वाली शिष्टाचार संहिता मात्र है, यानी कि वर्गात्मक संज्ञाओं से हमें किसी जैव के संबंध के बारे में अनुमान लगाना ये सही नहीं है। ऐसा एंड्रू लैंग, मैकलेन वगैरह मानते हैं, डॉक्टर रिवर्स वगैरह का ये कहना है। उसके अलावा लेवी स्ट्रॉस का तर्क है कि शब्दावली लोगों को विवाह योग्य और विवाह के अयोग्य में वर्गीकृत करती है। इस प्रकार कुछ समाजों में एक व्यक्ति उन सभी के साथ विवाह नहीं करता जिनके लिए एक ही नातेदारी संज्ञा प्रयोग होती है। वह उन्हीं व्यक्तियों की श्रेणी में विवाह कर सकता है जिन पर एक विशेष संज्ञा शब्द लागू होता है। इस प्रकार उन्होंने सहसंबंध का सिद्धांत दिया है। उसके अलावा मेलिनोस्की ने नातेदारी बीजगणित की उपेक्षा की है, क्योंकि उन्होंने इसे संज्ञा शब्दों का ही अध्ययन कहा है। उनका कहना है कि हमें भाषा पर नहीं बल्कि व्यवहार और नियमों का अध्ययन करना चाहिए। सहसंबंध सिद्धांत शास्त्रियों का कहना है कि नातेदारी की शब्दावली के द्वारा ही हम नातेदारी तंत्र एवं श्रेणी को समझ सकते हैं। नातेदारी शब्दावली अपने नातेदारों को वर्गीकृत करने की विधि के रूप में अधिक उचित प्रतीत होती है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि नातेदारी सूचक संज्ञाओं का अध्ययन इन्होंने किया, लेकिन वह मार्गन की तरह उद्विकास को प्रकट करने में रुचि नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने इनकी प्रकार्यवादी व्याख्या दी। उन्होंने स्वजन सूचक शब्दों के अध्ययन को नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन का प्रथम चरण माना है। ब्राउन का कहना है कि संज्ञा शब्द ने अहम के अधिकारों और कर्तव्यों को वास्तव में समानांतर किया है। एक ही संज्ञा शब्द से पुकारे जाने वाले व्यक्तियों के प्रति उसके समान कर्तव्य थे, यानी कि जो भी एक समूह के लोगों को जब हम एक संबंध संज्ञा से या वर्गात्मक संज्ञा से पुकारते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि उस क्षेत्र में आने वाले लोगों के जो दायित्व है, कर्तव्य हैं, वो एक बराबर हैं। मानव शास्त्र में नातेदारी शब्दावली को लिखना और उसका विश्लेषण करना क्षेत्रीय अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। शब्दों की सूची में हम सामाजिक संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इससे ये भी ज्ञात होता है कि लोग सामाजिक संबंधों की दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं। रिश्तों के साथ जो भूमिकाएं रहती हैं वे शब्दों में व्यक्त होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये भाई है, ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ है। या सामान्यतः हम ये भी देखते हैं जब एक संयुक्त परिवार में व्यक्ति रहता है तो बड़े भाई का बच्चे जैसे अपने पिता को पिता कहता है, चाचा को चाचा, तो छोटे भाई का बच्चा भी बड़े भाई को, ताऊ को पापा और अपने पिता को चाचा कहने लगता है। एक सामान्य सी बातें हैं। तो रिश्तों के साथ जो भूमिकाएं हैं वो व्यक्त होती हैं नातेदारी शब्दावली से। यही कारण है कि मानव शास्त्री किसी समाज में
नातेदारी के अध्ययन के दौरान संबंध सूचक संज्ञाओं के संकलन पर अधिक जोर देते हैं। वे इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये संज्ञाएं केवल एक संबोधन संज्ञाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये निश्चित सामाजिक प्रकार्य, विशिष्ट कर्तव्य, विशेषाधिकार और व्यवहार के प्रतिमान को भी प्रकट करती हैं। तो नातेदारी शब्दावली एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना को प्रकट करती हैं। धन्यवाद।